हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके क्राइसिस के टॉपिक की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में आपने क्राइसिस में इंट्रोडक्शन, क्राइसिस की डेफिनेशन, क्राइसिस के टाइप्स और इसकी फेजेस के बारे में आपने पढ़ लिया था। आज डिस्कस करने जा रहे हैं क्राइसिस में जो इंटरवेंशन प्रोवाइड की जाती है, जो टेक्निक्स होती है इंटरवेंशन प्रोवाइड करने की, और कौन कौन से मॉडल्स जो क्राइसिस में यूज में लिए जाते हैं उसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट है जो क्राइसिस का वो आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, फर्स्ट वन अपन बात करते हैं। वेरियस टेक्निक्स आर यूज्ड इन क्राइसिस इंटरवेंशंस। दे आर, आपको क्राइसिस इंटरवेंशन की टेक्निक्स में बताऊंगा कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो आप जब क्राइसिस में जाने वाले पेशेंट को इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाओ तो उस समय आपको कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज लेना है। आपको क्राइसिस मैंने पहले ही बता दिया, क्राइसिस मीन्स क्या है, लाइक एज ए सडन सीवियर इंजुरी, साइकोलॉजिकली मेंटली अगर जैसे होता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है और पर्सन को जब उसकी फैमिली में अगर वो अकेला बेटा है, ठीक है, और उसके पेरेंट्स हैं, मान लीजिए फैमिली में 3 ही कैंडिडेट हैं, तो फैमिली में दोनों के जैसे कि पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और बच्चा अकेला रह जाता है तो उस कंडीशन में वो अपने आप को अकेला फील करेगा और वो किस कंडीशन में जाने के चांसेस रहते हैं, क्राइसिस की सिचुएशन में। तो उस पर्सन को आप जब क्राइसिस की इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाओगे, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करवाओगे, क्राइसिस की इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाओगे, तो उन इंटरवेंशन को प्रोवाइड करवाने के लिए आपको कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज लेना है वो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे। ठीक है, क्राइसिस में जो मेनली इंटरवेंशन पर्सन लेता है वो मेनली 10 टाइप्स की होती है। कितनी होती है क्राइसिस इंटरवेंशन की टेक्निक्स, वो है 10 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन अपन बात करें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फर्स्ट वन तो कौन सी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेकंड वन वेंटिलेशन। इनको सबको अपन एक 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट तो कौन सा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेकंड वन वेंटिलेशन। सेकंड वन कौन सा है, वेंटिलेशन। थर्ड वन वैलिडेशन। थर्ड वन कौन सा है, वैलिडेशन। फोर्थ वन इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन। इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन। फिफ्थ वन कैथरेसिस। फिफ्थ वन कौन सा है, कैथरेसिस। सिक्स्थ वन क्लेरिफिकेशन। सिक्स्थ वन कौन सा है, क्लेरिफिकेशन। सेवंथ सजेशन। सेवंथ वन कौन सा है, सजेशन। नेक्स्ट वन रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर। 9 वन सपोर्टिंग डिफेंस। 9 वन कौन सा है, सपोर्टिंग डिफेंस। और लास्ट वन इनहैंसिंग सेल्फ स्टीम। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको यूज में लेनी है जब आप पर्सन को क्या कर रहे हो, सेल्फ इंटरवेंशन प्रोवाइड करवा रहे हो। ठीक है, उनको मैं एक बार और लिस्ट आउट कर देता हूँ कौन कौन सा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वेंटिलेशन, वैलिडेशन, इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन, कैथरेसिस, क्लेरिफिकेशन, सजेशन, रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर, सपोर्टिंग डिफेंस और इन्हांसिंग सेल्फ स्टीम। ये 10 टेक्निक्स हैं जो आपको यूज में लेनी है। उसमें 1 बाय 1 अपन पढ़ेंगे कि कौन सी टेक्निक का क्या मीन होता है। ठीक है, फर्स्ट वन है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। क्या है फर्स्ट वन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की अगर अपन बात करें, द फर्स्ट कंसर्न ऑफ एनी क्राइसिस इंटरवेंशन शुड बी फॉर द फिजिकल सेफ्टी ऑफ द विक्टिम। The victim who are in physical shock may be unaware of the injuries they have already sustained. एक्चुअली में इसमें बताया है कि सबसे फर्स्ट और जो सबसे मोस्ट टेक्निक है वो है आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली जो टेक्निक है वो है। जैसे कि अगर इसकी अपन बात करें, मान लीजिए आप किसी पर्सन के साथ बहुत
इंजरी वाली कंडीशन हो गई, लाइक एज आपको पेरेंट्स की डेथ हो गई या फिर लव्ड वंस को खो दिया उन्होंने, या फिर अब उसकी जॉब लॉस हो गई, बहुत अच्छी पोस्ट पे था वो, किसी रीजन से उसने जॉब लॉस कर दी, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और साइकोलॉजिकली क्या होता है, एक्टिव नहीं रह पाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब मन में ये आता है कि अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे साथ क्या होगा, तो उस टाइम पे क्या है, पेशेंट अपने आप को इंजर्ड कर सकता है, उसमें मन में सुसाइडियल आइडिएशन आते हैं और भी कोई भी प्रॉब्लम उसके साथ हो सकती है। तो उस समय आपको जब भी इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाने लगो या जब भी कोई बात कहने लगो उसे, तो सबसे पहली जो आपको टेक्निक है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की टेक्निक आपको यूज़ में लेना है। कि जैसे अगर क्राइसिस का पेशेंट है तो उसको आपको अकेले नहीं छोड़ना है, उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन करने हैं, उसका ध्यान रखना है। तो ये क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे प्राइमरी नीड है जिसको जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न रहना है जब आप क्राइसिस इंटरवेंशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, विक्टिम के बारे में। सेकेंड वन अपन बात करते हैं वेंटिलेशन। वेंटिलेशन से मीन है कि जिस सिचुएशन में पर्सन क्राइसिस में है तो उस विक्टिम को जो भी स्टोरी है, जो भी बात है, उसको आप अगेन एंड अगेन रिवाइज करें। क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुई थी, किसने क्या कहा और किस कारण से वो क्राइसिस की सिचुएशन में गया, किसके कारण गया, और जिस पर्सन के बारे में उसके बारे में बात करते रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा, उसको उस चीज़ के बारे में बार बार वेंटिलेशन देना चाहिए। सेकेंड वन, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ अलाउिंग द विक्टिम टू टेल द स्टोरी। इसमें क्या होना चाहिए, वेंटिलेशन की जो टेक्निक है इसमें आपको जो भी विक्टिम है उसको अलाउ करना चाहिए, किसके बारे में, विक्टिम को अपनी स्टोरी को बताने के बारे में विक्टिम को अलाउ करना चाहिए। कंटिन्यू, द विक्टिम नीड टू टेल देयर स्टोरी अगेन एंड अगेन। क्या है, विक्टिम को क्या जरूरत है, वो अपनी स्टोरी को बार बार, विक्टिम नीड टू टेल देयर स्टोरी, अपनी स्टोरी को वो बार बार बताए, ये आपको देखना चाहिए। वेंटिलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग नर्स दैट विल गिव एक्सप्लेनेशन टू एक्सपीरियंस एंड रिएक्शन। और उस कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब आप उसको वेंटिलेट कर रहे हो, मतलब उस चीज़ के बारे में पूछ रहे हो, जब वो आपको बता रहा है सारी चीज़ें, तो उस चीज़ में, उस कंडीशन में आपको उसके एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखना चाहिए और उसके साथ में उसके एक्सपीरियंस के साथ साथ उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि किस टाइप की रिएक्शंस वो आपको शो कर रहा है, मतलब वो सैड हो रहा है, वो हैप्पी हो रहा है, वो किस चीज़ के साथ दुखी रहता है। तो ये चीज़ें क्या है, आपको ध्यान में रखनी है। तो सेकेंड टेक्निक कौन सी होती है, वेंटिलेशन। थर्ड वन, वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच क्राइसिस इंटरवेंशन मेक इट क्लियर दैट मोस्ट रिएक्शन टू क्राइसिस इवेंट्स आर नॉर्मल। द वैलिडेशन प्रोसेस शुड बी कंटेन स्पेसिफिक हिंट्स फॉर वैलिडेशंस आर कि जैसे आप वैलिडेशन की क्या प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जिसमें कि क्राइसिस इंटरवेंशन मेक इट क्लियर दैट मोस्ट रिएक्शन टू क्राइसिस इवेंट्स आर नॉर्मल। उसको क्राइसिस की सिचुएशन में आपको उसको वैलिडेट करना है और ये देखना है कि जो ज़्यादातर जो इवेंट्स हैं या ज़्यादातर उसके रिएक्शंस हैं वो क्या हैं, नॉर्मल हैं। एंड द वैलिडेशन प्रोसेस शुड बी कंटेन स्पेसिफिक हिंट्स फॉर वैलिडेशन। जो वैलिडेशन की प्रोसेस होती है उसमें भी कुछ स्पेसिफिक हिंट्स होते हैं जो वो आपको शो करते हैं उसके वैलिडेशन के बारे में। जैसे कि आस्क द विक्टिम टू डिस्क्राइब इवेंट्स। आप क्या कहोगे, वैलिडेशन यानी वैलिडेट करना उसको। तो वैलिडेशन कैसे करोगे, आप उस क्लाइंट को कहोगे आप इवेंट को डिस्क्राइब करो, कैसी जो इवेंट हुआ था उसको डिस्क्राइब करो। ठीक है, आस्क द विक्टिम टू डिस्क्राइब हिज रिएक्शन एंड रेस्पॉन्स। आपको उसको बोलना है कि आपने उस सिचुएशन में क्या रिएक्ट किया, क्या रेस्पॉन्स दिया, उसके बारे में बताइए। ठीक है। थर्ड वन, ask the victim to explain other reaction that he has experienced up to now। मतलब विक्टिम को आपको बोलना है कि एक्सप्लेन करो अदर रिएक्शंस जो कि उसने एक्सपीरियंस्ड किए और दूसरी चीज़ों के एक्सपीरियंस को जो आपने असेस किया जो उसके बारे में आपको बताना है। और आपको क्या कहना है, डू नॉट एज्यूम एनीथिंग, लेट द विक्टिम टॉक फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन। मीन्स कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में उसको एज्यूम नहीं करना है, कोई आइडिया नहीं लगाना है पेशेंट के बारे में क्राइसिस की सिचुएशन में। बस उसमें जितना आपको पॉसिबल हो सके
उतना आपको क्या करना है, उस विक्टिम से आपको बात करनी है। ठीक है, तो ये फॉलोइंग कुछ प्रोसेस के स्पेसिफिक हिंट्स हैं जिससे आप उसको वैलिडेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है क्राइसिस इंटरवेंशन की, क्योंकि क्राइसिस की सिचुएशन में जो विक्टिम है अगर उसका आप इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन करते हो तो उससे भी पर्सन के क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट होने में बहुत प्रॉफिट मिलता है। मीन्स उसको क्राइसिस की सिचुएशन में वो जाए नहीं, इसलिए उसका इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन आपको करना होता है। जैसे कि it includes intervention that directly the patient physical changes are example mobilizing the patient supporting social system। उसको क्या करना है, आपको इधर उधर घुमाना है पेशेंट्स को और उसको सोशली सिस्टम का सपोर्ट प्रदान करना है। जैसे कोई नेबर हैं, ये हैं, तो वो उससे क्या करें, कंटिन्यू उसके टच में रहना, कंटिन्यू उसको सपोर्ट करना। तो ये इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन भी क्या है, एक स्पेसिफिक टेक्निक है फॉर क्राइसिस इंटरवेंशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैथरेसिस। कैथरेसिस क्या है, इट इज़ रिलीज ऑफ फीलिंग टेक प्लेस व्हेन ए पेशेंट टॉक अबाउट इमोशनली चेंज्ड टॉपिक। क्या है ये, जो पर्सन अपनी डीप फीलिंग को रिलीज नहीं करता है उसको अपन कौन सी टेक्निक यूज लेते हैं, कैथरेसिस। इसीलिए इसमें क्या लिखा है, रिलीज ऑफ फीलिंग टेक्स प्लेस व्हेन ए पेशेंट टॉक अबाउट इमोशनली चार्ज्ड टॉपिक। जब इमोशनली कोई टॉपिक होता है, इमोशंस का कोई टॉपिक होता है, तो उस इमोशनली चार्ज टॉपिक में क्या होता है, वो अपनी फीलिंग रिलीज करता है अपने बारे में, अपने जो वो उस टॉपिक के बारे में, उस चीज़ के बारे में वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, तो वो चीज़ें वो बताता है। तो वो जो डीप फीलिंग है उन चीज़ों को जो रिलीज करता है उससे क्या होता है, पेशेंट को क्राइसिस की सिचुएशन में जाने से रोका जा सकता है। इसलिए कैथरेसिस भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट टेक्निक है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है क्लेरिफिकेशन। क्या, कौन सा आता है, क्लेरिफिकेशन। ऑलवेज एनकरेज पेशेंट टू एक्सप्रेस मोर क्लेरिफाई टू नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इवेंट्स। क्या करना है, क्लेरिफिकेशन। क्लेरिफिकेशन से मीन्स क्या है, एनकरेज पेशेंट टू एक्सप्रेस मोर क्लियरिफाई टू नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इवेंट्स। जो वेरियस इवेंट्स होते हैं उनके बारे में आपको एनकरेज करना है पेशेंट को कि वो और चीज़ें बताए, और रिलेशनशिप जो इवेंट्स हुए थे, जितने भी इवेंट्स हुए उन सारे इवेंट्स के बारे में अपने रिलेशनशिप बताए कि क्या चीज़ हुई थी क्या चीज़ नहीं हुई थी, या उनसे जिससे रिलेटेड जितने भी इवेंट्स थे, जिस पर्सन जिस सिचुएशन के कारण वो क्राइसिस में गया उससे रिलेटेड सारी चीज़ें उसको क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। क्योंकि इट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन कॉजिंग क्राइसिस। क्योंकि ये क्या करेगा, ये जो आपका पर्सन है, जो इंडिविजुअल पर्सन है जो क्राइसिस में गया है, वो उसकी उस सिचुएशन के लिए क्या चीज़ रेस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा बाय द यूज़ ऑफ क्लेरिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन टेक्निक आती है सजेशन। सजेशन में क्या है, सजेशन इज अफेक्टिंग ए पर्सन टू एक्सेप्ट ए आइडिया और बिलीफ टू प्रोवाइड ए बेटर फीलिंग टू द क्लाइंट। सजेशन क्या है, जब आप किसी पर्सन को जो क्राइसिस की सिचुएशन में जाने वाला है उसको, या जो क्राइसिस की सिचुएशन में जा चुका है और वो रिकवरी में है, तो उसको अफेक्टिंग पर्सन को आप जो आइडियाज़ और जो देते हो, जो आइडियाज़ आप और जो बिलीफ देते हो, जो ट्रस्ट देते हो उस पर्सन को, तो उससे क्या होता है, ए बेटर फीलिंग टू द क्लाइंट। उससे क्या करता है, पेशेंट को एक तरीके से बेटर फीलिंग फील होती है अकॉर्डिंग टू सजेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर। रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर, इट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक टू इंक्रीज एडेप्टिव एंड हेल्थी बिहेवियर बाय गिविंग पॉजिटिव रेस्पॉन्स टू द पर्सन। रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर से क्या मीन है, इट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक टू इंक्रीज एडेप्टिव एंड हेल्थी बिहेवियर बाय गिविंग पॉजिटिव रेस्पॉन्स टू द पर्सन। जो पर्सन है
जो पर्सन है आपके सामने जो क्राइसिस की सिचुएशन में जाने वाला है उसको आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स प्रोवाइड करवाना है, जिससे क्या हो वो एडेप्टिव और हेल्दी बिहेवियर शो करे। इससे क्या होगा आपको रीइंफोर्समेंट करना है। रीइंफोर्समेंट मीन्स अगर आपको उसका अच्छा बिहेवियर लगता है, कोई चीज़ अच्छी चीज़ शो करता है तो उसको रीइंफोर्स करना है और अच्छा किया, वेरी गुड। ये क्या है, एक रीइंफोर्समेंट की टेक्निक्स हैं। उन रीइंफोर्समेंट के द्वारा आप उसके बिहेवियर में चेंज कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट वन, सपोर्टिव डिफेंस। सपोर्टिव डिफेंस एनकरेज द पेशेंट टू यूज हेल्थी डिफेंस मैकेनिज्म बट डिस्करेज यूज ऑफ माल एडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म। सपोर्टिव डिफेंस मैकेनिज्म से मतलब है कि जो डिफेंस मैकेनिज्म जो हेल्थी डिफेंस मैकेनिज्म होती है, ठीक है, क्योंकि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ी है, तो पॉजिटिव को तो हेल्थी डिफेंस मैकेनिज्म माना जाता है, जबकि नेगेटिव को क्या है, माल एडेप्टिव आप कह सकते हो। तो पर्सन को क्या करना है, एनकरेज द पेशेंट टू यूज हेल्थी डिफेंस मैकेनिज्म। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म को हेल्थी माना जाता है, जिससे उसको क्या होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। तो उसको हेल्थी डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करने के लिए एनकरेज करना है और डिस्करेज करना है कि आपको माल एडेप्टिव डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, मेन सेल्फ स्टीम, यानी मेंटेनिंग या सेल्फ या इंक्रीजिंग सेल्फ स्टीम। हेल्प द पेशेंट इन राइजिंग सेल्फ स्टीम। पेशेंट की हेल्प करनी है क्या, किसमें, उसकी सेल्फ स्टीम को मेंटेन और एनकरेज करने में। नर्स शुड हेल्प द पेशेंट इट टू गेन फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। नर्स को किस चीज़ में हेल्प करना चाहिए, जिसमें उससे क्या होगा, उससे पेशेंट में जो सेल्फ स्टीम है वो बढ़ेगी। और नर्स शुड हेल्प द पेशेंट टू गेन नर्स शुड हेल्प द पेशेंट टू गेन फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसमें क्या है, पेशेंट की हेल्प होगी और उसके अंदर क्या होगा, सेल्फ स्टीम जो है वो बढ़ेगा। और सेल्फ स्टीम बढ़ने से क्या होता है, पेशेंट क्राइसिस की सिचुएशन में नहीं जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन तो आपने ये पढ़े कि किस किस टेक्निक्स का आप नर्सिंग इंटरवेंशन में यूज लेते हो, वो 10 टेक्निक्स हैं। उसके बाद में अपन बात करें मॉडल्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन के मॉडल से मीन है कि जब क्राइसिस की सिचुएशन होती है तो एक मॉडल सा अप्लाई किया जाता है। मॉडल सा अप्लाई करने के मतलब जैसे माना जाएगा कि ये पर्सन है, इसमें ये स्ट्रेस आई, स्ट्रेस आने के कारण वो उसमें इम्बैलेंस हुआ और इम्बैलेंस के कारण उसमें क्राइसिस की सिचुएशन आई। बट इम्बैलेंस की सिचुएशन में जब स्ट्रेसर पर्सन के अंदर आता है और पर्सन में इम्बैलेंस होता है सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में उसको बैलेंसिंग सिचुएशन में रखने के लिए कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं जिसके कारण वो क्या करता है, बैलेंस में रहता है, उनके मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल्स ऑफ क्राइसिस इंटरवेंशन। मेनी मॉडल्स आर प्रेजेंटेड टू एक्सप्लेन द क्राइसिस इंटरवेंशन प्रोसेस। बहुत सारे मॉडल्स हैं जो एक्सप्लेन किए गए हैं क्राइसिस इंटरवेंशन की प्रोसेस के लिए। 2 मॉडल्स आर मेनली यूजफुल फॉर क्राइसिस इंटरवेंशन। 2 ऐसे मॉडल हैं जो मेनली यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, क्राइसिस इंटरवेंशन में। फर्स्ट वन तो कौन सा है, रोलर कोस्टर मॉडल। फर्स्ट वन तो कौन सा है, रोलर कोस्टर मॉडल। और सेकंड वन क्या है, एग्यूलिया मॉडल। फर्स्ट वन तो कौन सा है, रोलर कोस्टर मॉडल, फर्स्ट वन रोलर कोस्टर मॉडल, और सेकंड वन कौन सा है, एग्यूलिया मॉडल। कौन सा है, एग्यूलिया मॉडल। इन दोनों मॉडल्स के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है रोलर कोस्टर मॉडल। रोलर कोस्टर मॉडल में क्या होता है, पर्सन में इवेंट है, फर्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर इवेंट की सिचुएशन है, और इवेंट की सिचुएशन में फैमिली रेस्पॉन्स और फैमिली परसेप्शन। क्या होगा, इवेंट में इवेंट हुआ, इवेंट में फैमिली रेस्पॉन्स और फैमिली रिसोर्सेज और फैमिली परसेप्शन। आपके फैमिली रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड हुए, फैमिली रिसोर्सेज आपके प्रोवाइड होने से क्या हुआ, फैमिली परसेप्शन से आप वापस मेंटेनिंग इवेंट पर आ गए। लेकिन जब क्राइसिस की सिचुएशन होती है, एक्स से आपको प्रेजेंट किया गया है, एक्स थ्योरी प्राइवेसी फैमिली क्राइसिस में, एक्स में क्या है, आपको जो क्राइसिस की सिचुएशन क्रिएट होती है तो सबसे पहले पर्सन में क्या प्रॉब्लम आती है, लोवर्ड फंक्शनिंग। क्या हो जाती है, लोवर्ड फंक्शनिंग की कंडीशन क्रिएट होती है। ठीक है, अब उस कंडीशन में जब पीरियड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन का टाइम ड्यूरेशन जब रहता है अबाउट द फैमिली, अबाउट द पर्सन,
तो अगर वो पीरियड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन में जाता है तो उस टाइम ड्यूरेशन में अगर वो चीज़ों को फिलअप नहीं कर पाता है, उसके पास सपोर्ट नहीं होता है, तो वो क्या होगा, वो पिली अप चला जाएगा। पिली अप मीन्स वो एकदम सुसाइड वाले, आइडिएशन वाले, डिप्रेशन की कंडीशन में चला जाएगा। बट यहाँ आपको जो पीरियड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन देख रहे हो उसमें अगर उसको फैमिली रिसोर्सेज और फैमिली परसेप्शन प्रोवाइड होते हैं तो वो क्या होगा, लेवल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन में, लेवल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में पहुंच जाएगा। क्योंकि ये ड्यूरेशन जो है, इस ड्यूरेशन में मतलब पीरियड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन की जो ड्यूरेशन है, ये ड्यूरेशन पर्सन की क्राइसिस की सिचुएशन है। इसमें अगर उसको फैमिली रिसोर्सेज और फैमिली परसेप्शन मिलते हैं तो वो लेवल ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन में चला जाता है, जबकि अगर वो पीरियड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट नहीं मिलेगा तो लोअर पर्सन की लोअर फंक्शनिंग की वजह से वो पिल अप की कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक फर्स्ट वन जो मॉडल है वो आपका यहाँ कंप्लीट होता है। और सेकंड वन जो मॉडल है, सेकंड वन मॉडल कौन सा है, सेकंड मॉडल, जैसे आपको मैंने बताया कि पहला तो कौन सा था, रोलर कोस्टर मॉडल, और रोलर कोस्टर के बाद में अपन बात करते हैं एग्यूलियरा मॉडल। एग्यूलियरा मॉडल आपको क्या कहता है, एग्यूलियरा मॉडल में भी कुछ ऐसी ही कंडीशंस हैं, जैसे कि ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि पर्सन है, पर्सन नॉर्मल बिहेवियर में रहता है। फर्स्ट वन देखिए ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, इसमें पर्सन नॉर्मल बिहेवियर में, फिर जब स्ट्रेसफुल इवेंट आते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में पर्सन रह रहा है, किसमें रह रहा है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में पर्सन रह रहा है। जब उसके पास स्ट्रेसफुल इवेंट्स अकर्स होते हैं तो वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम से कौन सी कंडीशन में चला जाता है, स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में चला जाएगा। स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा, नीड टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम, उसको किस चीज की जरूरत होगी, और उसको वापस रीस्टोर करना पड़ेगा, किसको, इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करना पड़ेगा। उस कंडीशन में दो चीजें हैं, बैलेंसिंग फैक्टर प्रेजेंट और वन और मोर बैलेंसिंग फैक्टर एब्सेंट। अगर वो जो बैलेंसिंग फैक्टर हैं अगर उसके पास प्रेजेंट हैं तो वो क्या होगा, नो क्राइसिस की कंडीशन में चला जाएगा, और अगर उसके पास बैलेंसिंग फैक्टर एब्सेंट है तो वो किस में चला जाएगा, क्राइसिस की सिचुएशन में चला जाएगा। तो बैलेंसिंग फैक्टर प्रेजेंट की सिचुएशन में पहले देखते हैं। जैसे ही वो डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में गया तो सबसे पहले रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ द इवेंट, उस सिचुएशन में जो पर्सन है उसके साथ जो भी इवेंट हुआ है उसको रियलिस्टिक परसेप्शन मानना। सबसे पहले तो ऐसा नहीं है उसको डिनाइल करे, उससे गुस्सा हो जाए, उससे डिप्रेशन में चला जाए, ये चीज़ें नहीं। जबकि उसको जैसा हो गया, जैसे कि लॉस ऑफ जॉब, अगर उसने जॉब खो दी या कोई और चीज़ उसके साथ हो गई तो उसको ऐसे के ऐसे ही क्या होगा, उस परसेप्शन को, उसको रियलिस्टिक परसेप्शन को, उस इवेंट को उसको मानना होगा। जब वो उस चीज़ पर विश्वास कर जाएगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो दूसरा जो फैक्टर है वो है एडिक्वेट सिचुएशन सपोर्ट। उस सिचुएशन की सपोर्ट करने के लिए आपके पास सोसाइटी, फैमिली मेंबर, सपोर्टिंग ग्रुप अगर अवेलेबल है तो आपके पास मीन्स सेकंड फैक्टर भी अवेलेबल है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हुआ, रियलिस्टिक परसेप्शन ऑफ द इवेंट आपके अंदर है। सेकंड वन एडिक्वेट सिचुएशन सपोर्ट आपके पास है, एडिक्वेट सिचुएशन सपोर्ट आपके पास है। थर्ड वन एडिक्वेट कॉपिंग मैकेनिज्म, आपने जो कॉपिंग मैकेनिज्म आप यूज में लेने वाले हो वो यूजफुल है प्लस एडिक्वेट है आपके लिए। तो अगर ये तीनों फैक्टर आपके पास हैं तो रिजल्ट क्या रहेगा, रिसोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, इक्विलिब्रियम रिगेन, प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, जो डिसइक्विलिब्रियम हुआ था उसका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और नो क्राइसिस की सिचुएशन पर्सन के पास क्रिएट हो जाएगी। बट सेकंड थिंग, दूसरी साइड देखिए, नो वन और मोर बैलेंसिंग फैक्टर अगर एब्सेंट, अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा फैक्टर इसमें से, तीनों फैक्टर्स में से एब्सेंट है, जैसे कि
डिस्टोर्टेड परसेप्शन ऑफ द इवेंट, अपने आपने जो परसेप्शन किया उस इवेंट का वो रियलिस्टिक नहीं करके और ये मान लिया ये ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। ये चीज़ें अगर आप मानते हो इवेंट परसेप्शन में, या फिर नो एडिक्वेट सिचुएशनल सपोर्ट, आपके पास कोई एडिक्वेट सिचुएशनल सपोर्ट नहीं है, मीन्स ना तो आपकी सोसाइटी में कोई हेल्प करना चाह रहा है, ना आपके कोई रिलेशन में कोई रहता है, आप अकेले न्यूक्लियर फैमिली में थे, आपके आगे पीछे कोई नहीं है, तो वो क्या हुआ, नो एडिक्वेट सिचुएशनल सपोर्ट। और थर्ड वन, नो एडिक्वेट कॉपिंग मैकेनिज्म, जो आप कॉपिंग मैकेनिज्म यूज में लेना चाह रहे थे वो भी आपने सही यूज में नहीं ली। इनमें से एक भी फैक्टर अगर एब्सेंट होता है, मतलब या तो आपके पास रियलिस्टिक परसेप्शन आपने नहीं किया, एडिक्वेट सिचुएशनल सपोर्ट आपके पास नहीं है, एडिक्वेट कॉपिंग मैकेनिज्म आपने यूज नहीं ली, तो रिजल्ट क्या होगा, प्रॉब्लम रिसोल्व। रिजल्ट क्या होगा, प्रॉब्लम रिसोल्व। अगर ये चीज़ें हैं प्रेजेंट तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम रिसोल्व। डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम रिसोल्व। ना तो आपके पास प्रॉब्लम सोल्व हुई, ना आप में डिसइक्विलिब्रियम जो था वो भी कंटिन्यू रहा, और लास्ट वन क्या होगा, क्राइसिस की सिचुएशन आप में हो गई। ठीक है, तो ये कौन सा मॉडल था, ये था एग्लुएरा मॉडल। तो ये दोनों मॉडल किसके लिए हैं, ये हैं आपके क्राइसिस की सिचुएशन में आपके लिए, जो कैसे आपको इंटरवेंशन और कैसे आपको क्राइसिस की सिचुएशन के दौरान आपको होता है और क्राइसिस में आपको कैसे सिचुएशन को हैंडल करना होता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेप्स होती है इंटरवेंशन की, वो इंटरवेंशन की गोल्डफ्राइड ने 7 स्टेप्स दी है क्राइसिस इंटरवेंशन की। अगर कोई पर्सन क्राइसिस की सिचुएशन में होता है तो उसको कैसे कैसे इंटरवेंशन प्रोवाइड करवाना है। फर्स्ट वन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्राइसिस सिचुएशन। जो क्राइसिस की सिचुएशन हुई है सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। सर्च द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं, उसके लिए कौन कौन से सॉल्यूशन पॉसिबल हैं उन सारे सॉल्यूशंस को सर्च करना। थर्ड वन, एग्जामिनिंग ऑफ एवरी अल्टरनेटिव, क्या करना है, इसमें से सारे जितने भी अल्टरनेटिव हैं उन सारे अल्टरनेटिव्स का आपको एग्जामिनेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सिलेक्शन ऑफ एन अल्टरनेटिव, और एग्जामिनेशन करने के बाद जितने भी अल्टरनेटिव आपने चूज करे उन सबका आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन करने के बाद उनमें से सिलेक्शन करना है कि सिलेक्शन कौन से वाले इंटरवेंशन का होना है। उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान। अब जब आपने उस इंटरवेंशन का सिलेक्शन कर लिया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक प्लान फॉर्मुलेट करोगे। क्या करोगे, एक प्लान फॉर्मुलेट करोगे। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, फिर उस प्लान को क्या करते हो, आप इम्प्लीमेंट करते हो। क्या करते हो, उस प्लान को जो आपने सेलेक्ट किया उस प्लान को बनाने के बाद आप इम्प्लीमेंट करते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो, इवेल्युएशन ऑफ द रिजल्ट। ये इस तरीके से क्या है, गोल्डनफ्राइड के अकॉर्डिंग 7 स्टेप्स हैं जिसमें कि क्राइसिस की सिचुएशन में इंटरवेंशन प्रोवाइड की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू आज के लिए। आपके नेक्स्ट क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ इंटरवेंशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।